नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV7 का खास कार्यक्रम चर्चा है शकील साजिद के साथ। चर्चा है में हम उन विषयों, उन मुद्दों, उन घटनाओं को शामिल करते हैं जो वर्तमान में चर्चा में है, सामयिक है और इसका असर हमारे दैनंदिन जीवन पर पड़ रहा है या पड़ने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC के गठन को लेकर रायपुर नगर में विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी कलेक्टरों और DEO को नई SMC गठित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। इसके बावजूद रायपुर DEO सतीश नायक ने पता नहीं किसके दबाव में व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश भेजकर प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए। सीधे सीधे अपने ही विभाग की जो सचिव हैं डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, उनके आदेशों के विपरीत आदेश दिए। 5 अगस्त 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी के पत्र में भी माना गया कि प्रदेश के सभी जिलों में SMC का गठन पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण पुरानी व्यवस्था के अनुसार कराने के निर्देश दिए गए। मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि रायपुर के कई स्कूलों की विकास समितियों में राजनीतिक प्रतिनिधि और नेताओं के आजू बाजू के करीबी पहले से पदों पर है। नई व्यवस्था लागू होने पर इन पदों पर बैठे लोगों का प्रभाव खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। एक प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया की पड़ताल के मुताबिक रायपुर के कई प्राचार्यों ने नई गाइडलाइन के तहत SMC का गठन कर पहली बैठक भी कर ली थी, लेकिन DEO का संदेश आने के बाद प्रक्रिया रोक दी गई। प्राचार्यों का कहना है कि अलग अलग निर्देशों के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 215 स्कूलों में काम प्रभावित हुआ है। रायपुर के करीब जो हायर सेकेंडरी स्कूलों में समितियों से जुड़ी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। वहीं प्रदेश के करीब 5000 स्कूलों में सांसद विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्तियां लंबे समय से राजनीतिक समायोजन का माध्यम बनती रही है। अब सवाल है कि जब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने SMC गठन के स्पष्ट निर्देश दिए तो रायपुर में प्रक्रिया रोकने का डॉक्टर सतीश नायक का फैसला किसके निर्देश पर लिया गया? क्या ये प्रशासनिक भ्रम है या फिर जानबूझकर राजनीतिक नियुक्तियों को बनाए रखने की कोशिश, अपने आका को खुश रखने की कोशिश? आगे बढ़ते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स रायपुर, जो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी घमासान शुरू हो गया है। बैठक से पहले 2 कार्यकारी अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया, ऐसा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 9 अगस्त को बिलासपुर में होने वाली कार्यकारिणी समिति की बैठक से पहले ही विवाद गहरा गया है। बैठक से ठीक पहले चेंबर के 2 कार्यकारी अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे प्रदेश के व्यापारियों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलने और संविधान संशोधन के मुद्दे को बैठक के एजेंडे से हटाए जाने की वजह बताया गया है। चेंबर के कार्यकारी अध्यक्ष कमल सोनी ने आरोप लगाया कि पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को चेंबर में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन के लिए लगातार मांग की गई थी और इस संबंध में आश्वासन भी मिला था, लेकिन 9 अगस्त की बैठक के एजेंडे से संविधान संशोधन का विषय हटा दिया गया। कमल सोनी ने कहा कि चेंबर में आने का उनका मुख्य उद्देश्य संविधान में मौजूद खामियों को दूर कर पूरे प्रदेश में संतुलित नेतृत्व और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, लेकिन बार बार पत्राचार और अनुरोध के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। न तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश थौनानी साहब और न ही उनकी टीम ने। उन्होंने इसे अपने साथ वादा खिलाफी बताते हुए कमल सोनी ने पद पर बने रहना उचित नहीं समझा। वहीं कमल सोनी के समर्थन में बिलासपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र बिलासपुर चेंबर के अध्यक्ष भागचंद बजाज को भेजा है। श्रीकांत पांडे ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और चेंबर की कार्य प्रणाली से वे निराश और क्षुब्ध हैं। वहीं कमल सोनी का कहना है कि असंतुलित प्रतिनिधित्व के कारण प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के व्यापारिक हितों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।
आज 9 अगस्त को बिलासपुर में होने वाली कार्यकारिणी बैठक पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि संविधान संशोधन, प्रतिनिधित्व और इस्तीफों को लेकर चेंबर के भीतर घमासान और बढ़ सकता है। अपने अपने लोगों को, और उसमें भी बहुत सारे लोगों को रायपुर से ही प्रतिनिधित्व देने को लेकर प्रदेश के बाकी हिस्सों में असंतोष तो व्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। आज 9 अगस्त है, आदिवासी दिवस मनाता है पूरा राष्ट्र, और आदिवासी विरासत देखने जर्मनी से अमेरिका तक के पर्यटक भी रायपुर पहुंचे और प्रभावित भी हैं। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और विरासत अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों के पर्यटकों को भी आकर्षित कर रही है। रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ी जनजातीय संग्रहालय में पिछले करीब 1.25 साल में 5,59,140 विजिटर पहुंचे। इनमें जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया और अमेरिका से आए 210 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 मई 2025 को किया था। यहाँ प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के रहन सहन, पारंपरिक कला, वेशभूषा, आभूषण, कृषि उपकरण और दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुओं के जरिए आदिवासी जीवन शैली को प्रदर्शित किया। वहीं शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय में आदिवासी समाज के संघर्ष और बलिदान की कहानी दिखी है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस संग्रहालय में 650 से ज्यादा मूर्ति शिल्पों के जरिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ विभिन्न आदिवासी विद्रोहों का जीवंत वर्णन है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में किया था। हल्बी से भूमकाल तक विद्रोहों की गाथा संग्रहालय में हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, लिंगामेरी, मारिमा, मुरिया, रानी चौरिस, भूमकाल और सोनाखान विद्रोह की गाथाओं को अलग अलग गैलरियों में प्रदर्शित किया है। झंडा सत्याग्रह और जंगल संग्रहालय की जंगल सत्याग्रह की भी झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय में जहां आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली की जीवन तस्वीर होती है, वहीं दूसरा उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी। अधिकारियों के मुताबिक विदेशी पर्यटक की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी विरासत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आकर्षण का केंद्र बन रही है और हमें अपनी विरासत को संजो कर रखना है। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, सुधारों और कूटनीति से बदल रहा है सऊदी अरब का चेहरा। मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी ताकत। जी हां, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS देश में तेजी से सामाजिक और आर्थिक बदलाव कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद महिलाओं को कई अधिकार दिए, सिनेमा और मनोरंजन को बढ़ावा दिया और देश को पर्यटन व खेलों का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठाए। आर्थिक मोर्चे पर मोहम्मद बिन सलमान की नजर तेल पर निर्भरता कम करने पर है। नियोम जैसे हाईटेक प्रोजेक्ट, लाल सागर के पर्यटन केंद्र और बड़े खेल आयोजनों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विदेश नीति में भी मोहम्मद बिन सलमान सक्रिय हैं। अमेरिका के साथ संबंधों के अलावा पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाकर वे ईरान समेत क्षेत्र की चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक इस्लामिक नाटो बनाया है। अब इसका ध्येय क्या है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि MBS का शासन विवादों से अछूता नहीं रहा। सत्ता पर पकड़ मजबूत करने और मानव अधिकारों को लेकर उनकी आलोचना होती है। पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हुई हत्या के मामले में उन लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे। इसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने के कोशिश में है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं तेल की निर्भरता से देश को कितनी तेजी से बाहर निकाल पाती हैं। दर्द रही सर्जरी का अगर नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है कि इसको एनेस्थीसिया दिया गया या नहीं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं एनेस्थीसिया की खोज करने वाले चिकित्सक वाशिंगटन, जी हां,
आज सर्जरी के दौरान मरीज को दर्द से राहत देने के लिए एनेस्थीसिया चिकित्सा का अहम हिस्सा है, लेकिन करीब 2 सदियां पहले सर्जरी बेहद दर्दनाक हुआ करती थी। इसी स्थिति को बदलने में अमेरिकी डेंटिस्ट विलियम टी.जी. मार्टन का बड़ा योगदान रहा। 1846 में उन्होंने एथर एनेस्थीसिया का पहला सफल सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जिसने आधुनिक दर्द रहित सर्जरी की नींव रखी। मार्टन का जन्म अमेरिका के मैसाचुसेट्स के ग्रामीण इलाके में एक फार्म पर आज 9 अगस्त के दिन हुआ था। शिक्षा स्थानीय स्कूलों में कई अकादमियों में पढ़ाई की। किशोरावस्था से ही डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़कर काम करना पड़ा। बाद में उन्होंने दंत चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया और कुछ वक्त हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी अध्ययन किया। मार्टन ने ईथर को नियंत्रित तरीके से मरीज तक पहुंचाने के लिए एक विशेष इनहेलर विकसित किया। इनके प्रयोग और सार्वजनिक प्रदर्शन ने चिकित्सा जगत में बड़ा बदलाव ला दिया। इसके बाद सर्जरी के दौरान दर्द को नियंत्रित करना मुमकिन हुआ और धीरे धीरे एनेस्थीसिया आधुनिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। विलियम मार्टन के काम ने आधुनिक एनेस्थीसिया के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया और दर्द रहित सर्जरी को संभव बनाने में अहम भूमिका बनाई। आज हम उनके जन्मदिन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि CTV7 की तरफ से दे रहे हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब खबर हमारे छत्तीसगढ़ से, जहां जमानत के लिए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तस्वीर के सामने शमशान में तंत्र साधना की जा रही थी। वहां चढ़ाए गए थे मछली, सिंदूर और नींबू। जी हाँ, बिलासपुर के जिले से खबर है कि रिश्तेदार को जमानत दिलाने के लिए शमशान में कथित तांत्रिक क्रिया किए जाने का हैरान करने वाला मामला। मुक्ति धाम में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 अन्य लोगों की तस्वीरें रखकर तंत्र साधना की जा रही थी। तस्वीरों के सामने मछली, सिंदूर और नींबू समेत अन्य सामग्री थी। मामला सामने तब आया जब देवरी गांव के ग्रामीणों ने रात के समय मुक्ति धाम के भीतर कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियां देखी। पहले कुछ देर तक ग्रामीणों ने निगरानी की और इसके बाद एकजुट होकर मौके पर गए। ग्रामीणों को देखते ही वहां मौजूद 4 युवक भागने लगे। ग्रामीणों ने पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान बिलासपुर के राजकिशोर नगर के निवासी ऋषिकेश कुमार के रूप में। पुलिस पूछताछ में युवक ने पहले तंत्र मंत्र करने से इनकार किया। उसने दावा किया कि वह गांव घूमने आया था। हालांकि मुक्ति धाम में तस्वीरें और सामग्री मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने में जुटी है कि मौके पर मौजूद अन्य युवक कौन थे और कथित तांत्रिक क्रिया के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। जी हां, जैन जी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत इसमें जोड़ दी है और इसमें से 22% वोट, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जैन जी है। 5% वोट भी इधर उधर हुए तो तस्वीर बदल जाएगी, सियासी गणित बदल जाएगा। देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बार चुनावी मैदान में जैन जी वोटर्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इन राज्यों में 18 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 22% है। ऐसे में अगर इस वर्ग के सिर्फ 5% वोट भी एकजुट होकर किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में चले गए तो कई सीटों पर जीत हार का पूरा गणित बदल जाएगा। विधानसभा चुनाव के पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो इन राज्यों के कुल 940 सीटों में से 257 सीटें, करीब 27% ऐसी थी जहां जीत का अंतर 5% या उससे कम रहा। यानी जैन जी वोटर्स का छोटा सा झुकाव चुनावी नतीजों पर बेहद प्रभावकारी असर डालेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जैन जी वोटर्स हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 131 सीटों पर, जी हां, पिछली बार जीत का अंतर 5% से कम रहा। गुजरात के 182 में से 27, पंजाब के 117 में से 24, उत्तराखंड की 70 में से 15 और हिमाचल प्रदेश की 68 में से 14 सीटों पर भी मुकाबला बेहद करीबी रहा। हिमाचल में करीब 29%, मणिपुर में 48% और गोवा में 27% सीटों पर जीत का अंतर 5% से कम था। राजनीतिक दलों की नजर अब जैन जी पर है।
यही वजह है कि भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल अब युवाओं को साधने की रणनीति पर जोर दे रहे हैं। जेन जी सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर वोट करने के बजाय रोजगार, शिक्षा, महंगाई, डिजिटल अवसर और भविष्य की सुरक्षा जैसे मुद्दों को ज्यादा महत्व देता है। युवाओं के मध्य बदलेंगे चुनावी समीकरण, ऐसा विशेषज्ञों की राय है। उनके मुताबिक युवाओं का यह नया वोटिंग पैटर्न पारंपरिक, जी हाँ, पारंपरिक जाति और धार्मिक समीकरणों का जो पुराना पैटर्न हम मानते हैं उसे प्रभावित कर सकता है। जिस तरह महिलाओं का एकजुट वोट कई चुनाव में निर्णायक साबित हुआ है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी की वजह से हो या महतारी वंदन की वजह से हो, उसी तरह युवा मतदाता भी किसी एक मुद्दे या पार्टी के पक्ष में तेजी से लामबंद हुए तो चुनावी नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। युवाओं को सिर्फ मुफ्त योजनाओं के वादों से ज्यादा रोजगार, बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और ठोस मौके चाहिए। ऐसे में आगामी चुनाव में राजनीतिक दलों को ऐसे व्यावहारिक वादे करने होंगे जिन्हें जमीन पर लागू किया जा सके, क्योंकि अहम है 5% वोटों का बदलाव जो किसी भी राजनीतिक दल की तस्वीर बदल सकता है। 5% वोटरों के एक छोटे हिस्से का रुख बदलना भी सरकार बनाने या गिराने में निर्णायक हो सकता है। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में जेन जी वोटरों का सिर्फ एक नया वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता की चाबी साबित हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि नौजवान आने वाले दिनों में भविष्य के नहीं बल्कि वर्तमान के भी भाग्य विधाता साबित होंगे और इसी वजह से तमाम राजनीतिक दल 2026 से ही उन्हें मनाने, उन्हें लुभाने, उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुट चुके हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि पुराना जो पैटर्न है, जाति, धर्म और एक तरह के जो मुफ्त में बांटने वाली चीजें हैं, अगर उनको ये नए वोटर प्रभावित करते हैं, उस पैटर्न को तोड़ते हैं, तो ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक बेहद नायाब बात होगी, एक नायाब मौका होगा। आज की चर्चा में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा या कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।